नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर से संकल्प शक्ति का सबूत पेश किया है। 2014 में पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था और उस पर अमल करने के लिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, उस पर मोदी सरकार की कैबिनेट ने मुहर लगाकर अपने एक और वादे को पूरा कर दिया है। अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। चुनाव को लेकर कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही पीएम मोदी सरकार इस बिल को संसद की शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। इस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी और इसको लेकर भी मोदी सरकार ने मेगा प्लान बनाया है। देश में एक चुनाव कराने को लेकर क्या है चुनौतियां और इसको लेकर विपक्ष आखिर इतना परेशान क्यों है, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, वन नेशन वन इलेक्शन। कैबिनेट ने दी मंजूरी। पीएम मोदी ने रचा इतिहास। फैसले पर सियासी बवाल। बदल जाएगा देश का चुनाव। बदलेगी सियासी व्यवस्था। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी। देश का क्या फायदा। पीएम मोदी की सरकार ने चुनाव को लेकर एक ऐतिहासिक बदलाव लाने का आगाज किया है। पिछले दिनों सरकार की 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार का जल्द ही फैसला आएगा। मोदी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी देकर इसे लागू करने की दिशा में सरकार ने अगला कदम बढ़ा दिया है। पीएम मोदी सरकार के इस फैसले से कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। वो इसीलिए कि इंडिया गठबंधन के अहम घटक दलों में से एक समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन किया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अलग अलग पार्टियों का अलग अलग स्टैंड है। ऐतिहासिक बदलाव का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर इस बात को साबित कर दिया है कि वो देशवासियों से किए वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार की कैबिनेट की हुई बैठक में कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन उसमें सबसे अहम फैसला वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुआ। पिछले दिनों पीएम मोदी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी थी कि इस पर इसी कार्यकाल में फैसला होगा और अब इस पर कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है। 2 सितंबर 2023 को वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बिल पेश किया जा सकता है। कमेटी ने इसके लिए 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया। इनमें से 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया, वहीं 15 दलों ने इसका विरोध किया था, जबकि 15 ऐसी पार्टियां भी थी जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संविधान संशोधन के लिए जो जरूरी आंकड़े हैं, इसके लिए तो मैंने कहा कि 363 सांसदों की जरूरत पड़ेगी इनको लोकसभा में और 162 सांसदों की जरूरत पड़ेगी इनको राज्यसभा में। 50% से अधिक राज्य के विधानसभाओं से इनको पास करा के लानी होगी। तो अब ये देखना होगा कि इन आंकड़े को कैसे पूरा करती है। अभी तो पार्लियामेंट में ये बहस का विषय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि ये बिल किसी पार्टी के हित में नहीं है बल्कि राष्ट्र हित में है।
और राष्ट्रहित में जब ये बिल लाया गया है तो सहमति तो बनानी ही पड़ेगी और सहमति बनानी चाहिए। अब कल तक मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं इस बिल के खिलाफ में बोल रही थी, कह रही थी कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। कल जब कैबिनेट से मंजूरी मिली तो मायावती के सुर बदले हुए थे। मायावती ने कहा कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम सहित 15 दल इसके खिलाफ थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन यूनियन, मुस्लिम लीग के साथ कई दलों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। 151 दिन की रिसर्च के बाद कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी की रिपोर्ट 18,626 पेज की है। इस रिपोर्ट में विस्तार से इस बात के सुझाव दिए गए हैं कि पूरे देश में सभी प्रमुख चुनाव एक साथ कैसे कराए जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मंशा है। इसलिए ये मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये एक संविधान संशोधन विधेयक होगा। मोदी सरकार को इसके लिए समर्थन जुटाने में खासी मशक्कत करनी होगी। कोविंद कमेटी के प्रस्तावों के मुताबिक पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और फिर दूसरा फेज 100 दिनों के भीतर होगा, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन नहीं है। हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं, सभी दलों ने, बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं। कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। अभी तो पार्लियामेंट में पहले विंटर सेशन में इस बिल को रखा जाएगा, इस पर बहस होगी, इसके पक्ष इसके विपक्ष में बहस होगी, इसके फायदे क्या होंगे, इसके घाटे किनको उठाने पड़ेंगे, इस पर पहले बहस तो होने दीजिए। राष्ट्रीय पार्टियां क्या एक जुटता दिखाती है, इसमें तैयार हो जाती है, क्षेत्रीय पार्टियां इसके विरोध में खड़ी होती है, तो पहले पार्लियामेंट में बहस हो जाने दीजिए। संख्या बल तो फिर उसके बाद की बात है कि संख्या बल जुटाने में ये सरकार कामयाब होती है। और चूंकि एक लंबा टाइम फ्रेम है, ये बिल को एक्ट में परिवर्तन करने के बाद भी 2029 में इनको लागू किया जाएगा, तो अभी तो लंबा विमर्श चलेगा, इसलिए समय लगेगा। अब आंकड़ा जुटाने के लिए तो तथ्य रखा जाएगा, विमर्श के बाद कौन सी परिस्थितियां बनती है इसका इंतजार करनी होगी। संविधान संशोधन की चुनौती। लोकसभा में किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, यानी उपस्थित और वोटिंग करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अगर सभी 543 सांसद मौजूद हों तो 362 सांसदों का समर्थन चाहिए। अभी विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 234 सांसद हैं। संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत भी जरूरी है। इसका मतलब है कि संशोधन पास कराने के लिए सत्ता पक्ष को विपक्ष का भी समर्थन चाहिए होगा। सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसके लिए ये तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अप्रूवल भी जरूरी होगा। 21 स्टेट में फिलहाल अभी एनडीए की सरकार है, इसलिए आधे राज्यों में इस बिल के अप्रूवल में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेंगे।
राज्यसभा के लिए हुए चुनाव के साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अपने दल में 12 और सदस्यों को जोड़कर सदन में बहुमत के आंकड़े तक पहुंच चुका है। राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी रही बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। सहयोगी दलों, 6 नॉमिनेटेड सदस्यों और 2 निर्दलीयों के साथ एनडीए के पास अब 119 सदस्यों का समर्थन है। ये सीधा सा गणित है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वो इसलिए भी कि आखिरी मौके पर एनडीए के घटक दल अगर इस फैसले का विरोध करते हैं तो उस स्थिति में ये संख्या भी घट सकती है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक देश एक चुनाव के नाम पर कुछ दल एनडीए के साथ भी आ सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए एनडीए को 163 सदस्यों की जरूरत होगी। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में पार्टी के लिए जादुई आंकड़ा जुटाना पीएम मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट में 363 सांसदों की जरूरत होगी, 162 सांसदों की जरूरत राज्यसभा में होगी। तो स्वाभाविक है कि 363 और 162 का आंकड़ा क्या ये सरकार पूरा कर पाएगी, एक बड़ी चुनौती है इनके सामने। कम से कम 50% से अधिक राज्यों से इस बिल को पास कराना होगा। चूंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल राज्यों पर भी लागू होगा तो राज्यों की भी सहमति लेनी होगी। तो एक बड़ी चुनौती इनके सामने यही है कि संसद में बिल को पास कराना, चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, और उसका एक संख्या के आंकड़े को इनको छूना होगा और राज्यों के 50% से अधिक राज्यों का सहमति इनको लेनी पड़ेगी, उनके विधानसभाओं से इसके पक्ष में वोटिंग करा करके, और वो बिल को लाना होगा। तभी शायद प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाएगा और तब यह एक्ट बनेगा। तो एक बड़ा अमेंडमेंट, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे, तभी जा करके वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी। तो एक बड़ी चुनौती तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देश में बार बार होने वाले चुनाव की वजह से इस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसके साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही नीति निर्माण और विकास कार्यों में रुकावट पैदा होती है। वन नेशन वन इलेक्शन से 5 साल में एक ही बार आचार संहिता लागू होगी। संसाधनों का भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का कार्यकाल अलग अलग है और इसका नतीजा है कि तकरीबन हर साल कहीं न कहीं चुनाव होता है। किसी भी चुनाव को पूरा करने के लिए कई पहलुओं पर गौर करना होता है। बार बार चुनाव कराने पर लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और जनशक्ति समेत कई चीजों पर बहुत पैसे खर्च होते हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अनुमानित कुल खर्च करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए तक हुआ है, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बहुत ज्यादा है। 2019 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर राज्यवार, विधानसभा और स्थानीय चुनाव का खर्च भी जोड़ा जाए बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर चुनाव खर्च में कमी होगी। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से नीति निर्माण और विकास कार्यों में रुकावट आती है। अगर 5 साल में सिर्फ एक बार आचार संहिता लागू होगी तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। एक साथ चुनाव कराने को लेकर के विपक्षी पार्टियों के ऐतराज का वो जो अपनी वो तर्क दे रहे हैं, वो तर्क ये दे रहे हैं कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों को और राज्यों का नुकसान, चूंकि एक ही कैंपेन के माध्यम से
जो सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है वो उसका लाभ ले ले और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को ये हाशिए पर कर देंगे। तो क्षेत्रीय पार्टियां कह रही है कि क्या ऐसा संभव है कि ये चुनाव जो है वो फेयर इलेक्शन करा ली जाए, जिसमें राज्य का चुनाव भी फेयर हो और केंद्र का चुनाव भी फेयर हो। तो चुनाव की स्वच्छता पारदर्शिता को लेकर के विपक्षी पार्टियां ऐतराज जता रही हैं। चुनाव की संवैधानिकता पर भी वो सवाल उठा रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि वो जो 4 चुनाव जो आजादी के बाद हुए थे उसमें केंद्र में भी कांग्रेस थी और राज्यों में भी अधिकांश राज्यों में कांग्रेस थी सत्ता में। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड का मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा का कार्यकाल भी 13 से 17 माह घटेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी का मौजूदा कार्यकाल कम होगा। देश में हर 6 माह चुनाव होने पर प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। एक साथ चुनाव लंबे वक्त की नीति योजना और विकास पर लगातार फोकस करने में इससे मदद मिलेगी। एक साथ चुनाव होने से मतदाता एक ही समय में कई वोट डाल सकते हैं, जिससे मतदाता भागीदारी में बढ़ोतरी हो सकती है। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर ID कार्ड तैयार कर सकता है। कोविन पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए डिवाइसों, मैन पावर और सिक्योरिटी फोर्स की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की है। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसके खिलाफ है और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और जनता के लिए ठीक नहीं है। क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोस। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्षेत्रीय पार्टियां उभार पर हैं, मजबूत स्थिति में है और बीजेपी इसका बेजा दुरुपयोग करेगी, क्योंकि वो कास्ट सेंसस तो करा नहीं रही है, लेकिन सेंसस कराएगी, डिलिमिटेशन कराएगी, फिर महिलाओं के लिए सीट सुरक्षित करेगी और उसके बाद वन पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन करा करके इसको डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं बल्कि ऑटोक्रेटिक तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, ऐसी शंका विपक्षी पार्टियों के द्वारा व्यक्त की जा रही है। पार्टियों का विरोध क्यों? वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। देश में पहले भी एक साथ चुनाव कराए जाते रहे हैं। 1959 में पहली बार ये क्रम टूटा जब केंद्र सरकार ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू किया। इसके बाद पार्टियों के बीच दल बदल के कारण 1960 के बाद कई विधानसभाएं भंग हो गईं, जिसके चलते लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए। मौजूदा वक्त में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। 1999 में न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले भारतीय विधि आयोग ने भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाने की वकालत की थी। अभी तक तो एनडीए के सारे घटक राजनीतिक रहे हैं, चूंकि जो 62 पार्टियों की सहमति ली गई थी, जिसमें 15 वैसी पार्टियां थी जिन्होंने कुछ नहीं प्रतिक्रिया दी थी। 15 पार्टियां तो विरोध में प्रतिक्रिया दी थी और 32 पार्टियां ने इसके पक्ष में सहमति दी थी। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देने वाली पार्टी में तेलुगु देशम पार्टी भी थी, लेकिन कल तेलुगु देशम के ही प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, हम वन नेशन वन इलेक्शन बिल के साथ हैं। तो जो कहा जा रहा था, एक सवाल उठाया जा रहा था कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का मतलब क्या है, तो तेलुगु देशम पार्टी के स्पोक्स पर्सन आकर के उन्होंने साफ किया कि नहीं, मैं इस बिल के साथ हूं। तो अभी तक तो एनडीए एकजुट दिख रहा है इस पर। अलग अलग पार्टियां इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताकर इसका विरोध कर रही हैं। दरअसल रीजनल पार्टियों की टेंशन दूसरी है। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख हो जाएंगे और वे स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा नहीं पाएंगे। मौजूदा समय में देश के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4130 विधानसभा सीटें हैं।
सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 403 हैं, तो सबसे कम राज्य के हिसाब से सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर देखें तो पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनावी एजेंडे अलग होते हैं और इसी की बुनियाद पर रीजनल पार्टियां अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर पाती हैं। एक साथ चुनाव का मतलब एक केंद्रीय एजेंडे पर वोट पड़ने की संभावना बनेगी और इससे रीजनल पार्टियों की सियासी जमीन खिसक सकती है। यही वजह है कि कई सारी पार्टियां इस फैसले का विरोध कर रही हैं। साल 2015 में IDFC की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर 77% संभावना इस बात की होती है कि मतदाता राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी को चुनते हैं, जबकि अलग अलग चुनाव होने पर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी को चुनने की संभावना घटकर 61% हो जाती है। ये कैबिनेट बहुत चीजें प्रूव करती है, बट अल्टीमेट टेस्ट इज इन द पार्लियामेंट। और ये जो नया इन्होंने सगुफा छोड़ा है वन नेशन वन इलेक्शन का, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि 4 स्टेट में चुनाव होने थे और केंद्र सरकार ऐसा माहौल नहीं बना पाई जहां इलेक्शन कमीशन इन 4 स्टेट्स को चुनाव इकट्ठा करा। 2 में करा रहा है और झारखंड महाराष्ट्र के इन्होंने बाद में नहीं कर रखा है। बाई इलेक्शन नहीं लोग डिक्लेयर कर पा रहे हैं। तो ये जो चुनाव के पोलिंग के दिन ये नया जो पास किया कैबिनेट ने, दे डोंट हैव नंबर्स इन पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल, इट इज अ टैक्टिक टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ पीपल। आज ऐसा क्या मसला था कि आपको आज ही वो कैबिनेट पास करना था और आप 10 साल सरकार में रहे तब तो आपने किया नहीं। आज ही के दिन क्योंकि ये बैकफुट पर है प्रचार के व्यू पॉइंट से हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, इसलिए इस बात को लेकर आ रहे हैं। एंड लाइक द मल्टीपल यू टर्न्स दे हैव बीन टेकिंग बिफोर, दिस टू बिकम अ यू टर्न। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी को जेडीयू का साथ उसी समय मिल गया था जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी और संजय झा जी ने मिलकर उन्हें इस सवाल पर अपना समर्थन देने का फैसला किया था। एनडीए के घटक दल के तरफ से कोई वैसे विरोध के स्वर तो नहीं आए हैं। जो भी इनके घटक दल हैं, सारे घटक दलों ने सहमति व्यक्त की है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, हम हो, या और भी जो भी पार्टियां जो एनडीए के साथ खड़ी हैं, वो सारी पार्टियों ने कोई असहमति तो व्यक्त नहीं की है। तो अभी तक तो एनडीए के घटक दलों का सहयोग और समर्थन इस बिल के प्रति मिलते दिख रहा है। आगे क्या होगा ये तो विमर्श के बाद पता चलेगा, जब पार्लियामेंट में इस पर बहस हो। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।